आज हम लोग कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो हम लोग मोल प्रभाज के बारे में जानते हैं। जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना होता है उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालना है और यह 25% विलयन है भारानुसार यानी W/W। तो भारानुसार का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। यानी यहाँ पर जो ग्लिसरॉल विलयन है वह 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम विलयन में ग्लिसरॉल कितने ग्राम उपस्थित है? 25 ग्राम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भारानुसार 25% का अर्थ हो गया कि ग्लिसरॉल का भार द्रव्यमान 25 ग्राम और विलयन 100 ग्राम है, तो उसमें जल कितना हो गया विलायक? 100 - 25 यानी 75 ग्राम। तो विलेय हमारा ग्लिसरॉल है, विलायक हमारा जल है। अब दोनों के मोलों की संख्या पहले निकाल लें। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालना है, तो ग्लिसरॉल का भार बटे ग्लिसरॉल का अणुभार। ग्लिसरॉल का भार होता 25 दिया हुआ है, अणुभार इसका कितना होगा? तो ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH CHOH CH2OH यानी C3H8O3 होता है। तो उस पर अणुभार निकालेंगे तो अणुभार निकल करके आएगा 92। तो 25 में 92 से भाग कर देंगे, लगभग 10.271। यह हो गया ग्लिसरॉल का मोल। अब जल का मोल निकालना है, तो जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार 75 ग्राम, अणुभार 18 है, तो डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा 4.167 मोल। अब हमें सवाल में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी ग्लिसरॉल के मोल धन जल के मोल। तो ग्लिसरॉल का मोल 10.271 बटा कुल मोल, तो ग्लिसरॉल धन जल का मोल। और दोनों को जोड़कर डिवाइड करेंगे तो आ रहा है लगभग 10.061, यानी यही ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज हो गया 10.061, और यही हमारा अपेक्षित उत्तर हो गया। सवाल में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज पूछा है। अगर जल का मोल प्रभाज निकालना होता तो ग्लिसरॉल का निकल गया, जल का निकालना है तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं कि विलेय धन विलायक दोनों के मूल प्रभाजों का योगफल सदैव 1 होता है। तो यहां 1 में से घटा देते तो हमको जल का मूल प्रभाज निकल जाता। अब इसी तरह से एक सवाल और देखिए आपके सामने है। जैसे ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% W/W है, ग्लूकोज तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करिए। सेम उसी पैटर्न पर है। ग्लूकोज का जलीय विलयन भारानुसार W/W वेट बाय वेट, भार बटे भार यानी भारानुसार 10% दिया हुआ है, तो ग्लूकोज और जल दोनों का मोल प्रभाज निकालना। सेम उसी तरीके से आप लगाएंगे। इस विलयन का भार हो गया 100 ग्राम, ग्लूकोज हो गया इसमें 10 ग्राम, तो जल कितना हो जाएगा? 100 - 10 यानी 90 ग्राम। तो 90 ग्राम जल हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। दोनों के अणुभार से भाग देकर दोनों का अलग अलग मोल निकाल लेंगे, और उसके बाद ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना होगा। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या अब बटे ग्लूकोज के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। तो इस तरह से ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकल करके आ जाएगा। ये आएगा लगभग 10.0109। अब ग्लूकोज का निकल गया, तो जल का मोल प्रभाज निकालना हो तो 1 में से इसको घटा दीजिए
तो सीधे आ जाएगा लगभग 0.989। ऐसे आप लगा करके देखिएगा। अगला सवाल तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक यौगिक के 0.816 ग्राम को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। यदि बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf का मान 4.9 केल्विन प्रति किलोग्राम प्रति मोल तथा हिमांक 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यौगिक का अणुभार ज्ञात करिए। यह हम लोगों का हिमांक अवनमन पर सवाल दिया हुआ है। हिमांक अवनमन में जो अवाष्पशील पदार्थ होता है यानी विलेय होता है उसका अणुभार निकालना होता है, तो उसके लिए सूत्र होता है स्मॉल m बराबर 1000 गुणे Kf गुणे स्मॉल w बटा डेल्टा Tf गुणे कैपिटल W, ये सूत्र होता है। अब यहां क्या क्या दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं पहले। तो यौगिक का भार दिया है यानी विलेय का भार स्मॉल w 0.816 ग्राम, विलायक इसमें बेंजीन 7.5 ग्राम दिया है तो ये कैपिटल W हो गया, और विलयन का हिमांक दिया हुआ है तो TS, हिमांक जो है सॉल्यूशन का यस TS 1.59 और शुद्ध विलायक का हिमांक यानी जो बेंजीन है उस बेंजीन का हिमांक दिया है 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T0 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड, और अवनमन स्थिरांक Kf का मान दिया है 4.9। तो यहां पर यदि हमको हिमांक अवनमन निकालना हो तो डेल्टा Tf बराबर T0 माइनस TS, इस सूत्र का प्रयोग करके जैसे निकाला गया डेल्टा Tf तो हम निकाल सकते हैं। अब सवाल जो दिया है उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे, इस सूत्र में सभी मानों को रखेंगे। Kf का मान स्मॉल w डेल्टा Tf कैपिटल W, तो हमको जो पदार्थ इसमें घुला हुआ है यानी यौगिक जो घुला हुआ है उसका अणुभार निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उत्तर निकल करके आएगा लगभग 136। तो दिए गए यौगिक का अणुभार हो जाएगा 136। अब अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ग्राम अवाष्पशील ठोस जिसका अणुभार 180 दिया है को 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg हो तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करिए। तो यहां पर हम लोग सवाल लगाएंगे राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम से तनु विलयन के लिए होता है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N। इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल लगाएंगे। सवाल में दिया है अवाष्पशील पदार्थ ठोस का भार 18 ग्राम यानी स्मॉल w विलेय है यह 18 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम जल में घोला गया तो जल विलायक हो गया तो एक कैपिटल W हो गया 100 ग्राम। अवाष्पशील ठोस जो विलेय है उसका अणुभार 180 दिया है तो स्मॉल m 180, और चूंकि विलायक जल है तो जल का अणुभार 18 होता है तो यहाँ जल का अणुभार कैपिटल M 18, और विलायक का शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 तो वह P0 हो जाएगा, शुद्ध जल या विलायक का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो राउल्ट नियम से P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। तो इसको चेंज कर सकते हैं, स्मॉल w बटे स्मॉल m भार बटा में अणुभार बटा कैपिटल W बटा कैपिटल M। इसको इक्वेट करेंगे तो कैपिटल M ऊपर जाएगा स्मॉल m नीचे आएगा। यहाँ पर अब मानों को रख लिया जा तो रख करके हम हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो PS का मान यानी विलयन का वाष्प दाब निकल करके आ जाएगा 17.22 मिलीमीटर Hg। ये उत्तर हो गया, और ये हम लोग यहां जांच कर सकते हैं कि उत्तर हमारा सही है कि गलत है। अगर कोई शुद्ध विलायक हो, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि अगर कोई शुद्ध विलायक हो उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब में
अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब में कमी होती है, यानी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो उत्तर की जांच अपना कर लीजिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जल का दिया है 17.535 और विलयन का वाष्प दाब 17.22, तो यह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सवाल दिया है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में रहता है। डाटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। 30 डिग्री पर 3% ऐसे रहेगा, लेकिन बहुत ही इस तरह का सवाल आता है और बहुत ही आसान है। कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, तो देखिए हम लोग सांद्रता पढ़े हुए हैं, सांद्रता में भार प्रतिशतता पढ़े हुए हैं, आयतन प्रतिशतता पढ़े हैं, पीपीएम में सांद्रता। तो यदि भार प्रतिशतता रहेगा तो सवाल में लिखा रहेगा भारानुसार चाहे W/W, जैसा कि अभी एक सवाल में आपने देखा। अगर आयतन प्रतिशतता रहेगा तो लिखा रहेगा आयतनानुसार चाहे आयतन बटे आयतन या V/V। लेकिन अगर सवाल दिया हो, प्रतिशत दिया हो, विलयन हो और न तो भार प्रतिशतता लिखा हो न आयतन प्रतिशतता, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, तो उसको समझा जाता है भार बटे आयतन। यानी वहां पर जो विलेय होगा, पदार्थ होगा, उसका द्रव्यमान लिया जाएगा और जो विलयन होगा उसका आयतन लिया जाएगा, यानी वो भार बटा आयतन के पदों में होगा, उसको कुछ लिखा नहीं जाता है। जैसे यहाँ 3% यूरिया का जलीय विलयन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भारानुसार नहीं है, ये आयतनानुसार नहीं है, ये भार और आयतन के अनुसार। यानी इस विलयन में क्या होगा कि यूरिया 3 ग्राम है और विलयन का आयतन 100 मिली होगा। यानी 3% यूरिया विलयन का अर्थ हो गया कि यूरिया के 100 मिलीलीटर विलयन में यूरिया 3 ग्राम घुला है चाहे उपस्थित है। तो यहां से यूरिया का भार निकल गया 3 ग्राम, विलयन का आयतन निकल गया 100 मिली, उसको लीटर में कन्वर्ट कर ले, 1000 से भाग करेंगे 0.1 लीटर हो जाएगा यूरिया का अणुभार। तो चूंकि यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो आएगा 60 और परम ताप तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा, 303 केल्विन हो गया। और गैस नियतांक या विलयन नियतांक जो आर होता है लीटर वायुमंडल में 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। और परासरण दाब हमको निकालना है, तो परासरण दाब के लिए जो वान टहाफ समीकरण है उसके अनुसार निकालेंगे। P बराबर CRT होता है, चाहे CST या C सांद्रता है तो सांद्रता को N/V लिखते हैं, V को इधर पक्षांतर कर लिए तो PV बराबर NRT और N मोलों की संख्या है, तो भार बटा में अणुभार तो हम लिख सकते हैं PV बराबर W/MRT यानी NRT, चाहे NST या W/MST लिख सकते हैं। तो यहां से परासरण दाब निकालना है। V का मान 0.1, स्मॉल w3, स्मॉल a अनुसार, R का मान 0.082 और कैपिटल T 303। इसको रख करके हल करेंगे तो परासरण दाब हमारा निकल करके आएगा 12.42 वायुमंडल। चूंकि R का मान हमने लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल में रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो परासरण दाब आएगा उसका मात्रक होगा वायुमंडल। इस तरह से इन तरह के सवालों को आप किताब में ढूंढ करके लगाइए, आसानी से लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है H2SO4 के 16% भारानुसार विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति मिली है, तो विलयन की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करिए। तीनों चीज निकालना। इस तरह के सवाल आपके इम्तहानों में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। प्रतिशत मात्रा दिया रहता है और घनत्व दिया रहता है। तो यहां देखिए हमको मोलरता, नॉर्मलता तीनों निकालना है।
पहले हम मोललता को निकालते हैं। मोललता निकालने के लिए आवश्यकता होगी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान की। तो यहाँ पर विलयन H2SO4 16% भारानुसार है। इसका अर्थ हो गया कि विलयन 100 ग्राम है तो उसमें H2SO4 16 ग्राम, यानी विलयन का भार 100 ग्राम, H2SO4 का भार 16 ग्राम। इसलिए उस विलयन में उपस्थित जल अर्थात विलायक का द्रव्यमान या भार कितना हो जाएगा? 100 - 16 यानी 84 ग्राम। अब हमको मोललता निकालनी है, तो चूंकि मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, या यहाँ किलोग्राम लेंगे तो यहाँ 1000 नहीं रहेगा। इस सूत्र में रखिए विलेय के मोल, तो विलेय H2SO4 है, इसका भार 16, अणु भार 98, भाग दे देंगे मोल निकल जाएगा। अब अठे विलायक का भार 84 ग्राम और ऊपर गुणे 1000, इसको हल करेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा 1.94 यम, स्मॉल यम। ये मोललता हो गई। तो H2SO4 विलयन की मोललता हो गई 1.94। अब हमको मोललता निकालना है, तो मोललता निकालने के लिए आयतन की जरूरत पड़ेगी। विलयन का आयतन चाहिए लीटर में, तो उसके लिए घनत्व दिया हुआ है और हम लोग के पास एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, पहले से जानते हैं कि घनत्व द्रव्यमान और आयतन में क्या संबंध होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इस फार्मूले से हम आयतन निकालना चाहें तो द्रव्यमान बटा घनत्व, यानी H2SO4 विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा H2SO4 विलयन का द्रव्यमान बटे H2SO4 विलयन का घनत्व। तो विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, घनत्व 1.1094, हल कर लेंगे 9.1 मिली, या इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.0901 लीटर हो गया। अब मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार 16 ग्राम है, अणु भार 98 है, तो मोल हो जाएगा 16/98। अब बटा विलयन का आयतन 0.09, इसको हल कर देंगे तो ये आएगा 1.81 मोल प्रति लीटर। मोललता है, मोललता का संकेत कैपिटल एम लेते हैं, तो ये 1.81 एम, ये हो गई विलयन की मोललता। अब हमें नॉर्मलता निकालनी है, तो नॉर्मलता हम चाहें तो कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका हम लोग का होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो विलेय का भार 16 ग्राम है, अब H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाल कर उससे हम भाग दे दें भार में, तो H2SO4 का ग्राम तुल्यांक निकल जाएगा, अब बटा आयतन लीटर में कर दें तो नॉर्मलता निकल जाएगा। या एक और फार्मूला होता है नॉर्मलता मोललता दोनों में रिलेशन, नॉर्मलता बटे मोललता बराबर होता है स्मॉल n। जहां स्मॉल n होता है, अगर अम्ल है तो उसकी क्षारकता, या क्षारक है तो उसकी अम्लता। तो विलयन की नॉर्मलता निकालनी है तो स्मॉल n गुणे मोललता, और स्मॉल n H2SO4 के लिए क्षारकता हो जाएगी, और H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, तो इसलिए स्मॉल n का मान 2 और मोललता हम निकाल चुके हैं 1.81, तो गुणा कर देंगे तो 3.62, ये आ गई नॉर्मलता विलयन की। या अब अगला सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके जलीय विलयन के परासरण दाब के मापन से प्राप्त मोलर द्रव्यमान 25 है, यानी अणुभार 25 है। तो विलयन में इसकी आयनन की मात्रा ज्ञात करिए, यानी वियोजन की मात्रा अल्फा निकालना है हमको। यहां पर देखिए NaOH का सूत्र के अनुसार हम अणुभार देखें तो वास्तविक अणुभार इसका 40 होता है, लेकिन यहाँ परासरण दाब का मापन किया जा रहा है, उससे जो परासरण दाब के मापन से अणुभार आ रहा है वह प्रेक्षित अणुभार कहलाएगा। तो NaOH का प्रेक्षित अणुभार है 25। तो हम 1/2 गुणांक निकाल सकते हैं। 1/2 गुणांक होता है वियोजित अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व
कुल अणुओं की संख्या वियोजन के पश्चात बटे वियोजन से पूर्व, या अणुभार के रूप में लेते हैं तो वास्तविक अणुभार बटा में प्रेक्षित अणुभार होता है। तो NaOH के लिए हम यहाँ 1 गुणांक I निकालते हैं, तो वास्तविक अणुभार बटा में प्रेक्षित अणुभार, या यही होता है प्रेक्षित अणु संख्या गुण बटा में वास्तविक अणु संख्या गुण होता है, और वो अणु संख्या गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो I बराबर, पीछे हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, तो वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार हो जाता है। तो वास्तविक अणुभार 40, प्रेक्षित 16, तो ये हो जाएगा 16 नहीं 40 बटा में 25, 40 बटा 25 ये प्रेक्षित आपका है, तो ये हो जाएगा 1.6 आ गया। अब NaOH का वियोजन होगा तो यह टूट करके सोडियम आयन और OH आयन बनाता है। तो वियोजन से पूर्व 1 मोल अगर NaOH है तो वियोजन नहीं हो रहा, तो ये 0 आयन रहेंगे। हमने मान लिया वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मतलब 1 पर कितना वियोजन हो रहा है वही अल्फा कहलाता है। तो वियोजन के पश्चात अगर अल्फा वियोजित हो रहा है तो अल्फा अल्फा मोल ये आयन बनेंगे, और NaOH बचेगा 1 माइनस अल्फा। यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस तरह से, तो 1 माइनस अल्फा, तो वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा बचेगा, अल्फा अल्फा बनेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा धन अल्फा धन अल्फा। तो 1 गुणांक I के लिए एक और फार्मूला होता है यहां पर, वियोजन के पश्चात विद्युत अपघट्ट के मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या। तो I का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ 1.6, और वियोजन के पश्चात कुल मोल है 1 माइनस अल्फा धन अल्फा, सबको जोड़ देंगे। अब वियोजन के पूर्व 1 है, ये 0 है, योगफल 1 आएगा बटा 1, तो ये 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अल्फा कट गया, 1 धन अल्फा बचेगा बटा 1, यानी 1.6 बराबर 1 धन अल्फा, और अल्फा वियोजन की मात्रा है तो अल्फा बराबर 1.6 माइनस 1, चाहे I माइनस 1 कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 1.6 माइनस 1 यानी 0.6, यह 1 पर है। अब यदि हम प्रतिशत में निकालना चाहें 100 पर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही 0.6 कहलाएगा 60%। यानी इस सवाल में NaOH के वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा अल्फा का मान कितना हो गया 60%। अगला सवाल हम लोगों का है 0.1 m सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 मिली विलयन में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहां सोडियम कार्बोनेट की मोलरता दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या बराबर हम क्या कह सकते हैं, मोलरता गुणे आयतन लीटर। तो मोलों की संख्या सोडियम कार्बोनेट के लिए मोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे आयतन लीटर में। और सोडियम कार्बोनेट का मोल कैसे निकलेगा, किसी भी पदार्थ का मोल उसके भार में उसके अणुभार से भाग देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का भार W मान लिया जाए, अणुभार इसका 106 होता है, तो W बटा 106 ये मोलों की संख्या हो गया। मोलरता 10.1 दिया हुआ है और आयतन 500 मिली है, इसको लीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो W का मान निकल करके आ जाएगा 5.3 ग्राम, यानी 0.1 m सोडियम कार्बोनेट का 500 मिली विलयन बनाने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम घोलना पड़ेगा, 5.3 ग्राम। यही मोलरता की जगह नार्मलता दिया हो तब इसकी मात्रा निकालने के लिए W बराबर NeV बटा में 1000, यानी जो नार्मलता वाला सूत्र होता है ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा आयतन लीटर में, उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं मात्रा। यहां मोलरता दिया है तो मोल की संख्या पर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 2NaCl विलयन के 50 मिली में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नार्मलता N/10 हो जाए। इस तरह का भी सवाल 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड में।
नॉर्मलता दिया है, आयतन दिया है, इसमें कितना जल मिला है कि विलयन की नॉर्मलता इतनी हो जाए चाहे मोलरता इतनी हो जाए। तो ऐसे सवालों में एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है जिसको नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। n1v1 बराबर n2v2, n1v1 बराबर n2v2, यानी एक विलयन की नॉर्मलता गुणे आयतन बराबर दूसरे विलयन की नॉर्मलता गुणे आयतन। तो 2n का 50 मिली है तो n1 हो गया 2 और v1 हो गया 50 मिली। n2 अंतिम नॉर्मलता 1/10 तो n2 का मान 1/10। अब अंतिम आयतन कितना होगा v2 निकाल लें और v2 निकल जाएगा तो अब मिलाए गए जल का आयतन निकालना है तो v2 और v1 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहां से n1 v1 बराबर n2 v2 से v2 निकालेंगे तो n1 v1 बटा में n2 होगा और मानों को रखेंगे तो v2 का मान हल करने पर आएगा 1000 मिली। और पहले आयतन कितना था 50 मिली, अंतिम आयतन कितना हो गया 1000 मिली। इसका मतलब 50 मिली से 1000 मिली बनाने पर हमको जल मिलाना पड़ रहा है। कितना मिला रहे हैं तो अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन को घटा देंगे, इसलिए मिलाए गए जल का आयतन v2 माइनस v1 बराबर 1000 माइनस 50 बराबर 950 मिली। नेक्स्ट सवाल है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपरासारी है। NaCl विलयन का वांछित गुणांक ज्ञात करिए। तो समपरासारी जैसा हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? दो ऐसे विलयन जिनका स्थिर ताप पर परासरण दाब समान होता है वह विलयन कहलाता है समपरासारी विलयन। तो यहां पर NaCl का 1.2%, ग्लूकोज का 7.2% समपरासारी है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl विलयन के लिए परासरण दाब वाला फार्मूला लें तो चूंकि NaCl विद्युत अपघट्य है तो Pv बराबर nRT इंटू I वांछित गुणांक ले लेंगे और P को P1 मान लिया जाए तो V आपका 100 मिली है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग दिया तो P इंटू V बराबर nRT। तो NaCl 1.2 ग्राम और इसका अणु भार 58.5 होता है, डिवाइड कर देंगे तो मोल हो गया n हो गया। R गैस नियतांक है 0.0821, T को हमने T रहने दिया, ये कांस्टेंट है और वांछित गुणांक I। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह से ग्लूकोज विलयन के लिए परासरण दाब का सूत्र लिखेंगे तो ये Pv बराबर nRT होगा। यहां वांछित गुणांक I से गुणा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ग्लूकोज है यह हमारा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है और विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के लिए वांछित गुणांक नहीं यूज होता, उसके लिए I का मान 1 होता है, लेकिन विद्युत अपघट्य है तो वहां I होगा। तो यहां पर ग्लूकोज के लिए उसी तरह से परासरण दाब P2 मान लिया जाए तो इसका भी आयतन 100 मिली है, 7.2 ग्राम है। तो 7.2 में ग्लूकोज का अणु भार 180 से भाग दे दिया, मोल निकल गया RT। समीकरण नंबर 2। चूंकि समपरासारी विलयन है तो समपरासारी विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, यानी P1 और P2 के मान समान होंगे। अर्थात समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग कर दें तो आपका ये P1 P2 समान हो गया, कट जाएगा 100 1000 100 1000 कट जाएगा, ये 0.082 कैंसिल हो जाएगा, T से कैंसिल हो जाएगा। तो सबको हल करने पर आपको मिलेगा I बराबर 7.2 बटा 180 गुणे 58.5 बटा 1.2 और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.95। यानी यहां पर NaCl के लिए वांछित गुणांक का मान कितना हो गया 1.95 हो गया। इस तरह से आप और भी सवालों को लगाइए। अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे।